नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को दृष्टि प्रकाशन का सेट संख्या चौथा करवाने जा रहा हूँ। इस सेट में टोटल इकोनॉमिक्स के टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी जोड़े गए हैं। इकोनॉमिक्स का ही जो करंट अफेयर्स है, तो जो पुराने करंट अफेयर्स होंगे मैं उसे छोड़ दूँगा। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ है, वर्ष 2021 में भारत के जनगणना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर ई होगा। देखिए, पहला कह रहा है कि इसमें थर्ड जेंडर का विकल्प सम्मिलित होगा, तो जाहिर सी बात है होगा ही। भारत की जनगणना 2021 जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों को छोड़कर शेष देश में 1 मार्च 2021 से शुरू होगा। ठीक है। यह जनगणना 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 18 भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी, जबकि वर्ष 2011 में हुई जनगणना में 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। इस बार 18 भाषा का यूज किया जाएगा। इस बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को छोड़कर शेष देश में 1 मार्च 2021 से शुरू हो गया है जनगणना का शुरुआत। प्रक्रिया को सुचारू 22 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। तो क्या ये इसे 22 भाषाओं में संचालित किया जाएगा? नहीं, क्योंकि 18 भाषा में ही संचालित किया जाएगा। लैंगिक श्रेणी के अंतर्गत अन्य के विकल्प को थर्ड जेंडर के स्थापन किया जाएगा। जनगणना 2011 में अन्य श्रेणी के अंतर्गत लगभग 5 लाख लोग शामिल थे। 2011 में क्या हुआ था, मेल, फीमेल और अदर करके कॉलम आया करता था, लेकिन इस बार अदर की जगह पे ट्रांसजेंडर आएगा, तो ये पहला वाला सही हो गया। और देखिए, जनगणना के आंकड़े 2024-25 तक उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया का संचालन डिजिटल रूप से किया जाएगा और डेटा क्रंचिंग की गति तेज होगी। मतलब कि इसके अंतर्गत मोबाइल के द्वारा डाटा का संग्रह किया जाएगा। ये तो बात सही हो जाएगा। फिर इसे संपूर्ण भारत में संचालित किया जाएगा? नहीं, कुछ जगहों पे छोड़ के। तो 2 सही है, 2 गलत, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के कुल बजट का अनुमान कितना है? 2020 से 21 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान क्या है? ये बहुत ही पुराने सवाल हैं, लेकिन इसमें आंसर दे दिया गया बी, 2,51,10 2,11,761 करोड़। याद रखने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के शेष घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है? तो वो बना रही है वर्ष 2020 से 21 के बीच में ही। ये पुराने सब क्वेश्चंस हैं। बिहार बजट 2020-21, देखिए बजट ही 2020-21 है, जबकि हम लोग को 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 900 करोड़ रुपये परिव्यय की पेट्रोलियम परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो बिहार में। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 900 करोड़ रुपया परिव्यय को पेट्रोलियम परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो बिहार में। ये सब भी पुराने डेटा हैं। बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है? तो 300 रुपया। 300 रुपया। देखिए, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2007 में ही शुरू किया गया था और इसके तहत 300 रुपया दिया जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है? तब वो प्रकाशित करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसेड। देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसेड। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि बीपो, इसको कहेंगे बीपो, विश्व बौद्धिक संपदा को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संगठनों में से किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है?
तो खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संगठनों में से किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? तो वो थी 2012 से 17, वर्ष 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से समावेशी विकास पर केंद्रित थी तथा इसकी थीम तीव्र समावेशी एवं सतत विकास थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, तो वो है मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत में के किस राज्य में एक उत्पाद योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कहाँ किए हैं? वो किए हैं उत्तर प्रदेश में। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य में एक उत्पाद योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति NSFI की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति NSFI की शुरुआत की है? तो वो की है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति NSFI की शुरुआत की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? तो वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो वो है 61.8%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो वो फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होता है। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। किसान रेल को निम्नलिखित किस बजट में प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था 2020-21 में। किसान रेल को निम्नलिखित किस बजट में प्रस्तावित किया गया था? तो 2020-21 में। स्फूर्ति योजना संबंधित है पारंपरिक उद्योगों समूहों के विकास से। स्फूर्ति योजना संबंधित है पारंपरिक उद्योगों समूहों के विकास से। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है, तो खराब होने वाले वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। 22 नंबर देखते हैं। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है, तो सही कथन ई हो जाएगा।
समावेशी विकास के लिए निम्नलिखित कारकों के लिए नेतृत्व करना चाहिए। प्रवेश स्तर पर जनता के लिए रोजगार का अवसर। दूसरा, अंतर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। तीसरा, कौशल विकास गठन के अवसर बनाना। चौथा, उद्योगों का बेहतर विवरण। पांचवा, कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि। छठा, रोजगार संचालित और सकारात्मक प्रवास के माध्यम से कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता से एक क्रमिक बदलाव। सातवां, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, जैसे बढ़ईगिरी, कारों, स्कूटर, टीवी, मोबाइलों की मरम्मत, बागवानी आदि। कौशल निर्माण विकास निर्माण के अवसरों का सृजन, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव बदलाव व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, उद्योगों के का बेहतर विवरण विवरण सारे सही हैं। तो भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वर्ष 1969 ईस्वी में। एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारी को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है वह है अनुषंगी लाभ कर। एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है वह है अनुषंगी लाभ कर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तब वो प्रदान करेगी GO1। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो GO1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म पूछ रहा है 26 का, तो 26 का आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अति मुद्रास्फीति स्फीति कौन सा सुमेलित सही है? तो इसमें सही सारे के सारे सही ही होगा कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि। अति मुद्रास्फीति में मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि। अब स्फीति में देखिए, अति मुद्रास्फीति में होता है यह अर्थव्यवस्था में तीव्र, अत्यधिक और आउट ऑफ कंट्रोल मूल वृद्धि का वर्णन करने से संबंधित है। तो ये तो ऐसा है नहीं कि ये लिखा रहा कि समान होगा तीव्र वृद्धि होगा, तो ये गलत है। अब स्फीति में देखिए, अब स्फीति तब होती है जब मूल मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से कम हो जाता है। मूल स्फीति के मूल में अत्यंत कमी, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्ययव्यवस्थी क्या होता है? तो प्रत्ययव्यवस्थी एक राजकोषीय या मौद्रिक नीति है जिसे आउटपुट का विस्तार करने, खर्च को प्रोत्साहित करने और अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है, जो आमतौर पर आर्थिक अनिश्चितता या मंदी की अवधि के बाद होती है। अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, ये थोड़ी बहुत सही है। अब रुद्धात्मक स्फीति धीमी गति से आर्थिक फिर देखिए, अब रुद्धात्मक स्फीति धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, तो ये सही है। ये धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या आर्थिक ठहराव द्वारा वर्णित एक स्थिति है जो एक ही समय में बढ़ती कीमतें के साथ है। यानी ये दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? तो वो हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं हैं? तो वो हैं प्रतिभूति बाजार का नियामक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो प्रतिभूति बाजार का नियामक। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गिग इकोनॉमी के परिदृश्य का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन करता है? तो एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइटर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गिग इकोनॉमी के परिदृश्य का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइटर। वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो उस वक्त के हिसाब के से 5वां रैंक है, लेकिन अब ये चेंज करेगा, इसलिए मत याद करिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो 2020 में आत्मनिर्भर भारत शुरू किया गया था, वर्ष 2020 में।
अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी, तो देखिए कौन कौन नहीं आता है। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्न। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की 8 व्यापक श्रेणियां हैं। प्राथमिकता श्रेणी की यानी कि ये सारे आते ही हैं। देख लीजिए कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यात ऋण, शिक्षा आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य श्रेणी में कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत ऋण, व्यथित व्यक्तियों को ऋण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों के लिए ऋण शामिल है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। किस देश ने चीन को निर्यात किए गए अपने माल के लिए हाल ही में अल्प विकसित देशों एलडीसी के लिए डब्ल्यूटीओ की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत शून्य शुल्क सुविधा प्राप्त की है? तो बांग्लादेश। किस देश ने चीन को निर्यात किए गए अपने माल के लिए हाल ही में अल्प विकसित देशों एलडीसी के लिए डब्ल्यूटीओ की ड्यूटी फ्री योजना के तहत शून्य शुल्क सुविधा प्राप्त की है? तो बांग्लादेश। फिर से देखिए 2020 से का इसका डेटा है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये आप लोग को पता होगा, शक्तिकांत दास। किस बैंक, एक बात और इसमें याद रखिए, शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर थे और 2018 से ही बने हुए हैं। किस बैंक या कंपनी ने व्यापारियों को छोटी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु हाल ही में इंस्टा कैश लॉन्च किया है? तो वो कौन किया है? तो वो किया है इंस्टामोजी। किस बैंक कंपनी ने व्यापारियों को छोटी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु हाल ही में इंस्टा कैश लॉन्च किया है? तो इंस्टामोजी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट जारी किया है? तो वो जारी किया है वित्तीय कार्यवाही कार्य बल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो वित्तीय कार्यवाही कार्य बल। वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है वो है मौद्रिक नीति। वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रबंधित की जाती है, मौद्रिक नीति। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो प्रतिशत है 47.86%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 47.86%। निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त सचिव है? तो वो है अजय भूषण पांडे। निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त सचिव है? तो अजय भूषण पांडे। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने। पीएम किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष खाली स्थान प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होने जा रहा है 6,000 रुपया। पीएम किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है, 6,000 रुपया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है, तो वो मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2005-6 और वर्ष 2015-16 के बीच भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो वो निकाला गया है 270 मिलियन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2005-6 और वर्ष 2015-16 के बीच भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो 270 मिलियन। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो सही सुमेलित नहीं है ए आंसर कि प्रथम योजना महालोनोबिस मॉडल, ये गलत है क्योंकि पहला जो योजना हुआ था तो 1951 से 56 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह मुख्य रूप से देश के कृषि विकास पर केंद्रित था। पहला मॉडल कौन सा था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल कब आया था, तो 1951 से 56 में। और तीसरा आया था गॉडगिल योजना जो कि 1961 से 66 के बीच में था। तीसरा गॉडगिल योजना 1961 से 66। नौवीं योजना में न्याय और समानता के साथ विकास था जो कि 1997 से 2002 में आया था। 1997 से 2002 में आया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि 2012 से 2017 में आया और इस योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिले का सही क्रम कौन सा है, तो वो सही क्रम है मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, मौद्रिक नीति। भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो वो थी 10वीं योजना। भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 10वीं योजना। जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे कहा जाता है मुद्रीकृत कमी। मुद्रीकृत कमी। जब घाटे के बजट के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, मुद्रीकृत कमी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है, तो वो है 1.3%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 1.3%। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी के पद के बारे में सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसका मुख्य उद्देश्य है, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है, तो वो करता है वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है, तो वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है, तो वो है गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है, गोपालगंज। डिस्कॉम
के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो वो है उदय। डिस्कॉम्स के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? उदय। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर छूट गया नीचे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए। 58 नंबर। बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? तो वो है 2। बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? 2। यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? तो अर्थोपाय ऋण। यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? तो अर्थोपाय ऋण। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है? तो आय वितरण का। आय वितरण का माप, गिनी गुणांक माप किसके लिए? तो आय वितरण के लिए। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो समस्तीपुर जिले में। उस शीर्ष निकाय का नाम है जो क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। उस शीर्ष निकाय का नाम क्या है? उस शीर्ष निकाय का नाम क्या है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों की कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए? तो वो है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। मौजूदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नाम मात्र जीडीपी। मौजूदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? तो नाम मात्र जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो वो हो जाएगा वित्त आयोग का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या 181 मिलियन से भी अधिक की वृद्धि हुई है। 181 मिलियन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 181 मिलियन से अधिक आएगा तो आंसर बना दीजिएगा। अब देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है चेक। विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चेक। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। वर्ष 1872 से वर्ष 2011 की जनसंख्या होगी, वो क्या होगी? तो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना।
और 2011 वाला 15वीं जनगणना था। वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होगी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, ये गलत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को प्रधानमंत्री द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। किसके अंतर्गत? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये बात गलत है। बाकी इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, ये सही बात है। और कहाँ से? तो गुजरात के वस्त्रालय में लॉन्च किया गया। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है। इसे असंगठित श्रमिकों की वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए और जीडीपी के बीच का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आंसर ई। देखिए, जी भी ए इज इक्वल टू क्या होता है? जी भी ए इज इक्वल टू जी डी पी माइनस अप्रत्यक्ष कर, माने कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी तो यहाँ पे जीडीपी दिया है, जबकि जीवीए इज इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट कैश और प्लस सब्सिडी, माइनस इनडायरेक्ट कैश और प्लस सब्सिडी, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे कि जी भी ए इज इक्वल टू जी डी पी। देखिए, मैं इसी में से एक को सही कर देता हूँ। जी भी ए इज इक्वल टू जी डी पी और माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि जी भी ए इज इक्वल टू जी डी पी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था। हम देखेंगे 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्डियन समतुल्य पद का परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? तो ये करता है कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन हैं। निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन हैं। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्शन। बाकी बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, स्कूल में उपस्थिति, ये सारे के सारे बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीब सूचकांक के संकेतक नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्शन ये सूचकांक के संकेतक नहीं है। बाकी बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, जीवन स्तर, स्कूल में उपस्थिति, ये सारे के सारे ही बहुआयामी के सूचकांक हैं, सूचकांक के संकेतक हैं। भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी किनके द्वारा? तो नचिकेत मोर समिति द्वारा भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी, तो नचिकेत मोर समिति द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और प्रायोजकों बैंकों का प्रतिशत में स्वामित्व अनुपात है, तो वो है क्रमशः 15 और 35। 35 है प्रायोजक बैंकों का और 15 है राज्य सरकारों का, 15 है राज्य सरकारों का। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50 होती है। केंद्र सरकार का हिस्सेदारी 50, 35 होता है प्रायोजक बैंकों का और 15 होता है राज्य सरकारों का। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो वो सदस्य नहीं है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कब तक करवाना है? तो ये 2022 तक ही करवाना है, तो ये ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? 2022। वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया गया था G20 समूह द्वारा। वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था G20 समूह द्वारा।
बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है, तो वो है श्रमिक वर्ग में कुल जनसंख्या से। बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है श्रमिक वर्ग की कुल जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो वो करता है पेय पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो पेय पदार्थ। बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है भागलपुर। बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है, तो वो भुगतान का उदाहरण है पेंशन और छात्रवृत्ति। पेंशन और छात्रवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है, पेंशन और छात्रवृत्ति। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है, तो ये अंतर है राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कौन जारी करता है, तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। इसे पहली बार 2010 के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर किया था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार द्वारा। कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स द्वारा की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स द्वारा। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, एक बार फिर से देखेंगे, ब्रिक्स द्वारा। ब्रिक्स में पता है ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बिहार के कुछ पंजीकृत भौगोलिक संकेतक मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, सिक्की घास शिल्प और जर्दालू आम, ये सारे के सारे हमारे भौगोलिक संकेतक मिल गए, यानी जीआई टैग मिल गया है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है, तो वो परिभाषित करता है कि अपने क्षेत्र एक अग्रणी पूंजीकृत कंपनी। निम्नलिखित में से कौन ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है, तो अपने क्षेत्र एक अग्रणी पूंजीकृत कंपनी। स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक है, तो वो क्या है, तो सिंगापुर का है। स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक है सिंगापुर का। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं, तो वो कौन से जिले हैं, तो वो हैं रोहतास और पूर्णिया। रोहतास और पूर्णिया। उच्चतम साक्षरता वाला जिला रोहतास और न्यूनतम साक्षरता जिला वाला पूर्णिया। बैंक रन संदर्भित करता है। बैंक रन संदर्भित करता है बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धनराशि निकालने को। बैंक रन संदर्भित करता है बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धनराशि निकालने को। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बिहार औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया गया था सी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 द्वारा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो हैं एन के सिंह।
निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? एन.के. सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1918 में स्थापना हुआ था, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये स्थापना हुआ था 1948 में। 1948 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना सॉरी 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 मैंने कुछ गलत बता दिया। देखिए फिर से कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना 1948 में हुआ था, जहाँ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 में, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में ही है, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका स्थापना 1990 में हुआ है और मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? तो लखनऊ में। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 98 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के लिए बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है? तो 25.07%। निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के लिए बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है? तो 25.07%। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक तरलता अनुपात में वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा के बदले कुछ अनुपात तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। एसएलआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह में कमी आती है। वर्तमान में एसएलआर का अनुपात 18.75% है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं। वर्तमान में इसकी दर 5.15% है। देखिए, कथन ये वाला दो गलत है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध करवाता है, जबकि होता है उल्टा। वाणिज्यिक बैंक हैं जो आरबीआई को ऋण पे देते हैं। बाकी सारे के सारे सही हैं। ठीक है, सही सभी के सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो वो है पटना। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? पटना। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनर्रक्षित एवं सुदृढ़ करने का उद्देश्य से गठित की गई थी? तो वो की गई थी उर्जित पटेल समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? उर्जित पटेल समिति। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन हो जाएगा आंसर में ई, क्योंकि देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना आपको याद रखना है 12 अप्रैल। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के कार्य कौन से हैं? जो देखिए, पहला कार्य है कि स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, अंडर राइटर्स एजेंटों आदि का पंजीकरण करना। पहला। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थ की जांच एवं उनकी लेखा जोखा करना। विभिन्न शुल्कों की वसूली करना और जो उनको कार्य सौंपा जाए उस कार्य को करना। अब अगला हम देखेंगे 105 नंबर कि विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में कौन सी मदें शामिल है?
तो वो इसमें से ई हो जाएगा ऑप्शन। देखिए कौन से मद शामिल है, सोना विदेशी मुद्रा, एसडीआर और विश्व बैंक में आरक्षित भंडार, ये सारे इसके सारे शामिल हैं। एसडीआर यानी फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन से शामिल हैं, कौन सी मदें, तो स्वर्ण भी शामिल है, विदेशी मुद्रा भी शामिल है, एसडीआर भी शामिल है, विश्व बैंक में आरक्षित भंडार भी शामिल है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, कौन है, तो वो है केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इन भारत में वस्तु एवं जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो एंजल टैक्स उन नए निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय अर्जित करते हैं। एंजल टैक्स उन निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय अर्जित करते हैं। 109 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो वो सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य आप याद रख लीजिए तो तो दिक्कत नहीं होगा। सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है, तो वो की जाती है 2011-12 पर। 2011-12 पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है, 2011-12 पर। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है, बाजार कीमत पर, साधन कीमत जिसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, बाजार कीमत मार्केट कॉस्ट कहते हैं, साधन कीमत पर जिसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, स्थिर मूल्य पर जिसको कांस्टेंट कॉस्ट पे कहते हैं, कांस्टेंट कॉस्ट पे, स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट कॉस्ट, वर्तमान मूल्य पर करंट प्राइस। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना की शुरुआत की गई है, तो वो की गई है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा नज सिद्धांत न्यूज्ड थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो संबंधित है अर्थशास्त्र से। हाल ही में चर्चा रहा नज सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र से। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है, तो ये जो सुमेलित है ई आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रथम पंचवर्षीय में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय में महालनोबिस मॉडल था, चतुर्थ में गॉडगिल था, और पंचम में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। ये सारे के सारे सही हैं। प्रथम में कृषि पर को प्राथमिकता दिया गया, द्वितीय में महालनोबिस मॉडल था, चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल मॉडल था, पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल था। देखेंगे नेक्स्ट सवाल 115। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना किससे संबंधित है, तो नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं, तो वो हैं आंसर ई। देखिए प्रधानमंत्री उजाला योजना, यह योजना सस्ती दरों पर एलईडी वितरण से संबंधित है। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से हैं, तो सारे के सारे हैं आम आदमी बचत योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जनश्री बीमा योजना। चलिए आगे बढ़िए। किस देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड है। देखिए आर्थिक समृद्धि बोला जाता है, आर्थिक विकास नहीं बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना
कब की गई थी? तो ये की गई है 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में की गई। निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताने कह रहा है। तो सही कथन हो जाएगा कि जब प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं। मेल्ट डाउन किसको कहते हैं? तो जब प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो मेल्ट डाउन कहा जाता है। अब हम देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता गया है? तो ये विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। परछन बेरोजगारी का अर्थ है, परछन बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है कौन? तो स्वच्छ भारत मिशन जो कि शुद्ध पेयजल, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अमृत AMRUT शहरों में मूलभूत संरचना सुधार से सुमेलित है। अमृत जो कि AMRUT, अमृत, अमृत ऐसे लिखते हैं ना, अमृत, 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 ये शहरों में मूलभूत संरचना सुधार से है। उदय, उदय को लिखते हैं UDVI, विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण है। उदय क्या है? विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण है, वित्त पोषण है। अब देखिए, अब कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो है, बताता हूँ क्या है। ये है समाज और देश में स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने के लिए है, ठीक है। और हृदय, हृदय क्या है? हृदय का ये फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट नाम है इंग्लिश में, विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो वो क्या है? वो है 2100। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है 2100। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है पिनाकी चंद्र घोष को। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष को। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ये बताना है। तो सी नंबर, राउरकेला जर्मनी में सही सुमेलित है। राउरकेला जर्मनी में है, ये सही सुमेलित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में किया गया था। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1955 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1955 में उड़ीसा में की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1964 में की गई थी, जो कि झारखंड में अवस्थित है। आगे बढ़िए। तारपोर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी? तारपोर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनशीलता से। तारापुर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी? तो विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नासदक कहाँ का है? जर्मनी का है। नासदक जो है जर्मनी का नहीं बल्कि अमेरिका का है। नासदक अमेरिका का है, हाँ। और सीमेक्स सिंगापुर का है। निक्की कहाँ का है? तो निक्की है जापान का। और फ्रैंकफर्ट कहाँ का है? तो जर्मनी का। कोई भी सही नहीं है, तो गलत हो गया। फिर से याद रखिए, नासडक और डी जोन्स अमेरिका का है। नासडक डी जोन्स कहाँ का है? तो अमेरिका का है। सीमेक्स सिंगापुर का है, और निक्की जापान का है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, और भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर।
भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन सी मदें शामिल है? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सी मदें शामिल हैं? तो सारी मदें शामिल हैं। दृश्य मदें, अदृश्य मदें, प्रत्यक्ष निवेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार। अब आगे देखिए 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण, ये भारतीय उद्योग क्षेत्र को छोड़ दीजिए। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था उनको सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए। गतिहीन विकास से तात्पर्य है, गतिहीन विकास से तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती है। गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं? निम्नलिखित में से कौन से मानव सूचकांक विकास सूचकांक के आयाम हैं? तो वो कौन से हैं? लिंगानुपात। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं? लिंगानुपात। मानव विकास सूचकांक मानव जीवन के स्तर को मापने का एक वैश्विक पैमाना है। इसे 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। इस सूचकांक के 3 आयाम हैं: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। ये तीनों दोस्तों हैं। ये मानव विकास सूचकांक के आयाम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे होगा आंसर में कि कौन सा नहीं आयाम है। आंसर में मतलब नहीं है, ये लिंगानुपात ये आयाम नहीं है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था किसने? तो नरकसे ने। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था नरकसे ने। 135 निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वो नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना। बाकी कमजोर वर्ग को संभावित समृद्धि के द्वार खोलना ये उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार भी उद्देश्य है। गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना भी उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो ग्रामीण स्वच्छता। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ग्रामीण स्वच्छता। बाकी ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल ये सब भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नीचे दिए गए दो कथन हैं, कथन ए और कथन आर, मतलब रीजन और रीजन है कारण। तो इसमें से सही कथन बताने कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो होने जा रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। देख लीजिए ये क्या कह रहा है? सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों का विनिवेशित कर रही है। बिल्कुल सही बात है कि कर ही रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई, ये बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं 139 क्वेश्चन नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह सही नहीं है। बाकी यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, यह भारत सरकार के साख बैंक के रूप में कार्य करता है, ये सब सही है। ये आरबीआई 1 रुपया का नोट छोड़कर सभी मूल वर्ग की नोट जारी करता है, मौद्रिक नीति भी जारी करता है, विनिमय दर को स्थिर करता है, साख का नियंत्रण भी करता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसका कौन से दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। संकल्प योजना का संबंध है, संकल्प योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है HIV यानी एड्स को समाप्त करने से। संकल्प योजना का संबंध है HIV यानी एड्स को समाप्त करने से। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी 1958 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना की गई थी 1958 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 2006 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। भारतीय अर्थव्यवस्था
व्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्देशित करती है? तो ये निर्देशित करती है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय से। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्देशित करती है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से। फिर से ये 145 छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो वो 12 वर्ष वार्षिक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकता है? तो 12 वर्ष। कुछ नेट्स वक्र संबंधित है, तो वो संबंधित है, कुछ नेटवर्क संबंधित है प्रति व्यक्ति आय और असमानता से। कुछ नेटवर्क संबंधित है प्रति व्यक्ति आय और असमानता से। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कम आय और गैर विलासितापूर्ण उत्पाद जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है तथा कीमत घटने पर घटती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं एक कम आय वाला गैर विलासितापूर्ण उत्पाद है जिसके लिए कीमत बढ़ाने पर मांग बढ़ जाती है और घटने पर घटती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो जीबी रामकृष्ण समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो जीबी रामकृष्ण समिति। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है, तो कितना की गई है? 10%। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है 10%। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग का दृष्टि का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 खत्म हो गया, जिसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। बहुत ही जल्द सेट 5 आएगा जिसमें साइंस के सारे प्रश्न होंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।